हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट की भाई ग्रह का बल हम कैसे जांच सकते हैं। और इस पे मतलब मैंने शटबल पे एक पहले भी वीडियो बनाया था, काफी उसको लोगों ने पसंद भी किया है। तो मैं इसको क्यों बनाना चाह रहा हूँ, देखिए कि जो शटबल होता है ना, शटबल में एक दिक्कत ये रहती है कि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको एक नंबर दे देगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो ग्रह का बल कहाँ से आ रहा है। और कुंडली में कुछ एक बल ऐसे भी होते हैं जो कि आप ऐसे मतलब यूं ही एक नजर देखने के बाद ही उस ग्रह का बल तुरंत ही जान सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए। और हर जो ग्रह का जो हर एक बल है ना, उसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह अच्छे भाव में बैठा है, कि मान लीजिए वो नवम भाव में बैठा है, लेकिन वहां पे वो नीच का हो गया है। और कोई ग्रह कहीं मान लीजिए इसका उल्टा करते हैं कि छठे भाव में बैठा है, भाव तो बुरा हो गया, लेकिन वो वहां पर उच्च का बैठा है। तो इसमें फर्क क्या है कि भाई राशि अच्छी है लेकिन भाव नहीं अच्छा है, तो फलित में क्या अंतर होगा। या फिर मान लीजिए कि कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ युति कर रहा है, तो क्या ग्रह के बल में वृद्धि होगी या फिर ग्रह का बल घट जाएगा। तो इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कि आप फलित जान पाए कि ग्रह का अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से कैसे उसका बल जांचा जा सकता है। और हर एक बल का अलग अलग अर्थ क्या होता है। जैसे कोई ग्रह मान लीजिए कि उच्च का बैठा है तो इसका क्या मतलब होगा, और कोई ग्रह नीच का बैठा है, या फिर कोई ग्रह अच्छे भाव में नहीं बैठा है, या किसी ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि, तो इसका क्या अंतर होगा। क्या सबका फलित एक ही होगा कि मान लीजिए कोई ग्रह अच्छे भाव में नहीं बैठा है तो हम उसको भी एक ही लाइन कहेंगे कि भाई ग्रह कमजोर हो गया, और कोई ग्रह नीच का बैठा है उसको भी हम एक ही लाइन कहेंगे कि तुम्हारा ग्रह कमजोर हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक बल का अलग अलग मतलब है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्यों आवश्यक है ग्रहों का बल जांचना, व्हाई इज इट नेसेसरी टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। कि भाई आखिर क्यों हम सारी इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है कि यह आवश्यक है कि कुंडली के कारक व लग्न के मित्र ग्रह बलवान हो। अब कारक क्या होता है, कारक ग्रह यानी कि आपके त्रिकोण के स्वामी कुंडली के जो लगन के मित्र हैं वो बलवान हो, जबकि अकारक ग्रह का कुंडली के कारक ग्रहों की तुलना में कमजोर होना आवश्यक है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, इसमें आप जानते हैं कि भाई शनि जो है वो सप्तम का और अष्टम का स्वामी होता है, अच्छे भाव का स्वामी नहीं होता है शनि। मान लीजिए कि ये शनि कर्क लगन की कुंडली में यहाँ पर आकर के बैठ गया, ठीक है, चौथे भाव में बैठा है। और इसी कुंडली में गुरु जो है वो भाग्य भाव का स्वामी होता है। वो मान लेते हैं एक बार को हम कि गुरु जो है वो यहाँ पर आकर के कहीं बैठा है, ठीक है। अब हमको चाहिए कि भाई, क्योंकि गुरु हमारे कुंडली का कारक है, भाग्य का स्वामी है, तो गुरु ज्यादा बलवान हो, ना कि हमारा शनि ज्यादा बलवान हो। ठीक है। अलग अलग लग्नों के लिए ये भिन्नता हो सकती है। जैसे वृषभ लगन में हम चाहेंगे कि गुरु कमजोर हो, शनि बलवान हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनि हमारा कारक बनता है, गुरु कारक बनता है, तो हम चाहेंगे कि भाई गुरु हमारा बलवान हो। अब ये हम कैसे देख सकते हैं कि गुरु बलवान है कि नहीं बलवान है। तो हमको पता चल रहा है कि भाई शनि यहाँ पर उच्च का बैठा है, केंद्र में बैठा है, वापस लगन को देख रहा है, तो शनि का तो बल तो बहुत ज्यादा हो गया। और गुरु यहाँ पर एक तो अष्टम भाव में बैठा है, ऊपर से वो मतलब अपनी मित्र राशि में नहीं है, एक सम राशि में है, पाप ग्रह की राशि में है। तो उसका बल वैसे ही सामने दिख रहा है कि वो कमजोर हो गया है। तो ये फर्क होता है कि इसलिए जरूरी है कि आप ये जान सके कि भाई आपके कारक ग्रह कुंडली के ज्यादा मजबूत हैं या फिर अकारक ग्रह तो नहीं मजबूत है। तो इसको देखने के लिए कुंडली के बल का विचार किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रहों की युति के समय बल की जांच होती है कि भाई जैसे जब दो ग्रह युति करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें दो सिनेरियो लेते हैं कि मंगल और बुध की युति यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक है, ये उतना सही लिख नहीं रहा है, मैं पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि मंगल बुध की युति यहाँ पर है, और एक मंगल और बुध की युति यहाँ पर है, 11वें भाव में है मंगल और बुध की युति। अब इन दोनों में क्या फर्क होगा। पहला जो केस है कि मंगल बुध की युति चौथे भाव में जो है, इस केस में क्या होगा कि बुध जो है वो उच्च का बैठा है, ठीक है, अपनी ही राशि का बैठा है, और मंगल जो है वो शत्रु राशि में बैठा है। तो इस केस में इस युति का जो फल होगा उसमें मंगल थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि स्टिल मंगल जो है वो बुध को थोड़ा पीड़ित करेगा, लेकिन बुध भी बलवान है। ऐसा नहीं कि बुध में रेजिस्टेंस पावर ही नहीं है या बुध मंगल से लड़ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर क्यों हमको चाहिए कि बुध बलवान हो, क्योंकि भाई बुध जो है वो लगन का स्वामी है, बुध जो है कुंडली का कारक है, और मंगल जो है कुंडली का कारक है। तो भाई मंगल
चाहिए था कि वो कमजोर हो, और वो थोड़ा है भी कमजोर। लेकिन दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि मंगल बुध की युति यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मंगल स्वराशि का बैठा है, 11वें भाव में बढ़िया अपने दिग्बल के पास बैठा है। और बुध जो है वो भाई एक कह लीजिए कि अपनी मित्र राशि में नहीं बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, पाप ग्रह की राशि में बैठा है। तो जो ये जो सिनेरियो है, इसमें जो सेकंड सिनेरियो है कि जब 11वें भाव में हम देखते हैं, तो यहाँ पर मंगल बुध की युति अगर होगी तो बुध जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर होगा, और मंगल की परेशानी मतलब कह लीजिए कि जब आएगी तो वो उसको उतना नहीं उठा पाएगा या ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन पहले केस में अगर मंगल बुध को परेशान भी करेगा तो भी बुध सर्वाइव कर जाएगा, इतना बुध पे कोई खास इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि हम युति के समय देखें कि भाई कौन-सा ग्रह बलवान हो रहा है, हमारे कारक ग्रह बलवान हो रहे हैं या फिर अकारक ग्रह बलवान हो रहे हैं। तो इसलिए भी कुंडली का बल जाँचना ज़रूरी होता है, और वैसे भी देख लेना चाहिए कि भाई कौन-सा ग्रह बली है, क्योंकि जब भी युति होती है तो 2 ग्रह में से जो ग्रह बलवान होता है उसका दूसरे ग्रह पर ज़्यादा ही असर आता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि फैक्टर फॉर चेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, कि कैसे आप किन-किन मानकों पे चेक कर सकते हैं कि आपका ग्रह बलवान है कि कमज़ोर है। देखिए, इसमें जो पहला मानक है वो है कि भाई आपका ग्रह लगन से कैसा बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है। तो ये होता है कि भाव पोजीशन, कि भाई भाव स्थिति उसकी कैसी है। फिर जो दूसरा आता है वो आता है कि ग्रह की अपने भाव से स्थिति कैसे है। जैसे मान लीजिए कि धनु लगन है, धनु लगन में हमको पंचमेश को जानना है कि भाई पंचमेश, चलिए मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है मंगल, धनु लगन में मंगल बनेगा पंचम भाव का स्वामी। तो मान लीजिए कि वो जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, लगन से तो केंद्र में आ गया, लेकिन अपने भाव से वो तीसरे आया। तो ये भी देखा जाता है कि स्वयं के भाव से ग्रह जो है वो किस स्थान पे जा रहा है, इसका भी ग्रह के बल पे फर्क आता है। फिर राशि देखी जाती है कि भाई ग्रह उच्च का है कि शत्रु राशि का है कि मित्र राशि का है कि सम राशि का है। इससे भी ग्रह की बल की जांच की जाती है। और राशि सिर्फ आप D1 में नहीं, नौमांश कुंडली में भी ग्रह की राशि को एक नजर देख लिया कीजिए। हालांकि लगन कुंडली की राशि की महत्ता ज्यादा है, लेकिन जो लगन कुंडली की राशि बता रही है, मान लीजिए लगन कुंडली में ग्रह आपका बहुत मजबूत दिख रहा है राशि से देखने पे, लेकिन नौमांश कुंडली में वो अच्छी राशि में नहीं गया है, शत्रु राशि में गया है। नौमांश कुंडली में उच्च नीच मत लगाइएगा, लेकिन हाँ, अगर ग्रह शत्रु राशि में गया है तो वो थोड़ा सा ग्रह का बल उसमें भी क्षीण होता है। तो नवमांश कुंडली में भी आप राशि का विचार कर सकते हैं। फिर युति आता है कि भाई ग्रह के साथ यदि कोई ग्रह बैठा है तो उससे ग्रह के बल पे क्या प्रभाव होगा। अभी ये सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग। फिर दृष्टि आती है कि ग्रह पे कैसी दृष्टि है। फिर ग्रह कहीं अस्त तो नहीं है या फिर वक्री तो नहीं है, इसका क्या ग्रह पे फर्क पड़ता है। कर्तरी तो नहीं बन रही है, तत्व कैसा है कि भाई मान लीजिए जैसे मंगल है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो वो अग्नि तत्व राशि में गया है कि अपने से विपरीत तत्व में चला गया है, इसका भी फर्क होता है। दिग्बल होता है कि भाई ग्रह किस दिशा में बैठा है। अलग अलग दिशा में बैठने पे ग्रहों को एक विशेष बल मिलता है जिसको कि दिग्बल बोलते हैं। इससे भी ग्रह बलवान होता है। तो ये कह लीजिए कि 7-8 फैक्टर मैंने दिए हैं कि इससे आप ग्रह का बल जांच सकते हैं। और यदि इसमें से जितने फैक्टर यहाँ पर मैंने 8-9 फैक्टर दिए हैं, इसमें अधिकतर फैक्टर से यदि आपका ग्रह अच्छा आ रहा है, बलवान आ रहा है, तो आप उसे बलवान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं भाव पोजीशन फ्रॉम लगना, कि भाई ग्रह जो है वो लगन से कैसा बैठा है और इसका क्या असर आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मिथुन लग्न की अगेन पत्रिका है, और इस कुंडली में जो बुध है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा है, एक केंद्र भाव में बैठा है। ये जान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण में जाना ग्रह के लिए बहुत अच्छा है, भाव वाइज, ठीक है, कि अगर वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में जाना सबसे शुभ होता है, त्रिकोण में जाना अभी थोड़ा उसको शुभ ही मानते हैं, लेकिन केंद्र की तुलना में थोड़ा सा उसको कम नंबर दिया जाता है शेड्यूल में। फिर जो है ग्रह आपका इसमें चला जाए, 11वें में चला जाए, दूसरे में चला जाए, तो भी उसको थोड़ा ठीक मानते हैं तीसरे स्तर का। और चौथे स्तर पे जो है वो 6, 8, 12 तीसरे भाव में जाए, छठे में जाए, 8वें में जाए, 12वें में जाए, तो उसको उतना अच्छा नहीं मानते, वो खराब मानते हैं। तो अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बुध जो है केंद्र में आकर के बैठ गया है, और इधर अगर मान लीजिए कि एक स्थिति बनती है कि बुध जो है वो छठे भाव में आए, तो इसका इसका फल क्या होगा। देखिए कि जब भी ग्रह अच्छे भाव में जाता है लगन से, तो इसका फर्क ये होता है कि ग्रह का जो भी अच्छा बुरा प्रभाव है वो आपको ज्यादा महसूस होगा। जैसे केंद्र जो है ना वो आपके ऊपर एक तरीके से प्रभाव दर्शाता है, और त्रिकोण भी। जैसे मान लीजिए कि बुध अगर इनका यहाँ पर बैठे, या फिर बुध जो है वो यहाँ पर बैठे, केंद्र त्रिकोण में बैठे, तो बुध का जो भी फल है, अब बुध का क्या फल होगा, तो बुध इस कुंडली में लगने से भाई अच्छे भाव का स्वामी है, तो यानी कि अब इसमें क्या होगा कि
इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लगन के व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, जीवन में तरक्की करेगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि बुध छठे में बैठ जाए या फिर आठवें में बैठ जाए, तो फिर जो ग्रह का परिणाम है ना, वो जातक को उतना महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो केंद्र में बैठने का फल यही है कि आपको वो चीज नजर आएगी जो भी अच्छा बुरा है। इसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे मंगल है, ठीक है, इस कुंडली में मंगल कारक नहीं बनता है। मंगल अगर केंद्र में आ जाए तो मंगल का क्या फल है? मंगल का फल है कि भाई मंगल अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो वो मुझे गिराएगा, वो परेशानी क्रिएट करेगा। मंगल को केंद्र में नहीं बैठना चाहिए। मंगल भाई कहीं बैठे आकर के छठे में चला जाए, 12वें में चला जाए, तीसरे में चला जाए, भाई यहाँ पे केंद्र में क्या कर रहा है? क्योंकि मंगल अगर केंद्र में बैठेगा तो उसका प्रभाव आपको ज्यादा महसूस होने लगेगा, और मंगल का जो फल है वो अच्छा नहीं है, वो बुरा फल है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि कुंडली के कारक ग्रह, अच्छे ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में आए तो ये अच्छा होता है। और केंद्र त्रिकोण में जाने का फल ये होता है कि जो भी ग्रह का अच्छा बुरा फल है वो आपको ज्यादा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का नौमेश अगर केंद्र में आके बैठे तो ज्यादा जो है वो भाग्य का उसको सपोर्ट रहता है। वही नौमेश छठे भाव में बैठ जाए तो फिर वो भाग्य का उतना अच्छा, मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। और वही मान लीजिए अष्टमेश है, वो केंद्र में आकर के बैठ जाए तो फिर तो जातक की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन वही अष्टमेश है, 12वें में बैठा है, छठे में बैठा है या 8वें में बैठा है, तो उतना कोई खास वो परेशान नहीं करता है। तो केंद्र में जाने का फल आपके ऊपर जो है वो ग्रह के प्रभाव को दर्शाता है कि वो ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है। फिर उसके बाद भावा पोजीशन फ्रॉम ऑन हाउस की अपने भाव से ग्रह कैसे बैठा है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भाई अपने भाव से ग्रह कैसे बैठा है? जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में हम शुक्र को लेते हैं कि शुक्र जो है वो आपका यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। और वो एक तरीके से उच्च का हो गया है, केंद्र में बैठा है, बढ़िया है, ठीक है। यानी कि जिस जातक की कुंडली है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे कि भाई पंचम से देखते हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है, तो आप यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि शुक्र जो है वो छठे भाव में आया है। अगर आप पंचम पे उंगली रख करके गिनेंगे, तो अगर स्वयं से छठे में आ गया तो हम कहेंगे कि चलिए ये शुक्र आपको तो बहुत सपोर्ट करेगा, आपको तो बहुत अच्छे फल देगा, संतान, क्योंकि शुक्र संतान भाव का स्वामी है, तो संतान आपका सपोर्ट कर देगी। लेकिन संतान के स्वयं के लिए, जब भी संतान होगी उसको तरक्की करनी होगी, तो उसके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, क्योंकि वो जो है वो स्वयं से छठे भाव में जा रहा है। तो जब भी कभी ग्रह की अपने भाव से दूरी देखी जाती है तो वो इसलिए देखी जाती है कि वो अपने भाव को कितना सपोर्ट कर पा रहा है या फिर अपने भाव को कितना वो मजबूत कर पा रहा है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि जो सप्तम भाव का स्वामी है, ये सप्तम भाव का स्वामी है, ये मान लीजिए कि दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है। अब लगन से तो दूसरे गया है, चलो ठीक है, हमारा सेट हो गया, हमारे लिए उतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर स्वयं के भाव से देखेंगे तो वो अष्टम जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो यहाँ से अगर गिनेंगे तो ये 7 8, यानी कि सप्तमे सपने से अष्टम बैठा है, यानी कि मेरे पार्टनर के लाइफ में कुछ परेशानी रही होगी या उसको शुरुआत में दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, ऐसे हम कहेंगे कि उसकी अपने भाव से स्थिति क्या है। तो ग्रह को कभी भी अपने भाव से देखा जाए तो ये स्वयं के भाव के लिए दर्शाता है। ये जो बल होता है कि भाई वो अपनी कितनी सहायता कर पा रहा है या फिर वो अपने भाव को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर आता है राशि पोजीशन कि भाई ग्रह किस राशि में है, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? देखिए कि राशि का मतलब वही कि भाई ग्रह उच्च का है, उच्च का होना सबसे अच्छा माना जाता है। फिर मूल त्रिकोण राशि का होना सेकंड नंबर पे, स्वराशि का होना तीसरे नंबर पे, मित्र राशि, फिर उसके बाद आपका सम राशि, फिर शत्रु राशि आती है, फिर नीच राशि आती है। तो ये एक क्रम बताया गया है। सबसे अच्छा होता है कि ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में हो। अब उच्च राशि में होने का फल क्या है? जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में अगर शुक्र उच्च का है, यहाँ पर बैठा है, तो इसका इसका फलित में क्या फर्क आएगा? या फिर शुक्र मान लीजिए कि यहाँ होने की बजाय यहाँ पे है, तो इसका फर्क क्या होगा? राशि का फर्क क्या है भाई? कि कोई ग्रह अगर उच्च का हो जाता है, अच्छी राशि में बैठे, तो इसका फल ये है कि यह ग्रह की गरिमा को दर्शाता है कि भाई ग्रह को कितनी, मतलब कह लीजिए कि अगर कोई ग्रह अच्छी राशि में या उच्च का बैठा होता है तो वो उसमें एक तरीके से उसको डिग्निटी या उसको पदवी मिल जाती है। ऐसा बोलते हैं कि ग्रह जो है वो स्वयं में बहुत अच्छा महसूस करता है। और इसका असर ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व पे आता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी का शुक्र उच्च का है, तो अब शुक्र
किन चीजों का कारक होता है? रोमांस का कारक होता है, भावनाओं का कारक होता है, सुंदरता का कारक होता है। तो अगर किसी का शुक्र उच्च है तो उसको सुंदर होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करेगा, वो ऑलरेडी सुंदर है। और वहीं अगर शुक्र मान लीजिए कि नीच का बैठा है, अब इसका क्या मतलब है कि ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व में फर्क आ गया। ये मीन का शुक्र समझ लीजिए कि प्योर गोल्ड है, और जो कन्या का शुक्र है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंतर को समझ सकते हैं। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रह का जो नैसर्गिक कारकत्व तो है ना, ग्रह जितना अच्छी राशि में होता है, उच्च का होता है, वो और ज्यादा उभर के आता है, वो प्योरिटी उभर के आती है। कि उच्च के शुक्र वाले व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है कि वो सजे सवरे मेकअप लगाए, वो ऐसा कुछ नहीं, वो ऑलरेडी सुंदर है और वो उसको महसूस करेगा। लेकिन नीच का शुक्र है, वो व्यक्ति की कोशिश करेगा, वो अपने को और ज्यादा उभारेगा, दिखाएगा कि मैं सुंदर लगूं। तो कहने का मतलब है यही कि आ, ग्रह अगर अच्छी राशि में होता है तो उसके नैसर्गिक कारकत्व में असर आता है, उसकी उसकी प्योरिटी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए मंगल किसी का मित्र राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो मंगल के जो गुण हैं, जो कह लीजिए अग्नि का जो तत्व है, कह लीजिए जो तेज है, वो उस व्यक्ति में ज्यादा दिखेगा। वहीं मंगल नीच का बैठा है या उतना अच्छा नहीं बैठा है, अच्छी राशि में नहीं बैठा है, तो फिर वो जो मंगल के गुण है, मतलब व्यक्ति का गुस्सा कुछ खास ऐसा नहीं नजर आएगा, या वो उसके चेहरे पे उतना तेज नहीं रहेगा। तो इसका असर ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व तथा प्राप्ति में बाधा या सरलता पे पड़ता है। अब ये क्या है भाई, प्राप्ति में बाधा या सरलता? ये दर्शाता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि जो जैसे अभी यही हमने शुक्र का उदाहरण लिया, ये यहाँ पर बैठा है, धनु में बैठा है, ठीक है, या फिर अब धनु जो है शुक्र की उतना मतलब अच्छी राशि नहीं है, या कह लीजिए कि वो सम राशि है, शुक्र कहाँ भोग का कारक ग्रह, वो धनु में जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि एक बार को कि शुक्र जो है यहाँ पर कुंभ में आकर के बैठा है, ठीक है, या वो भी कह लीजिए कि अगर कुंभ में बैठेगा तो भी वो अपनी चलिए मित्र राशि में जाएगा, तो उच्च के मुकाबले मित्र राशि में जाना थोड़ा कम खराब होता है। और अगर मान लीजिए कि यही शुक्र अगर मेष में जाता है, ठीक है, अपनी मित्र राशि में नहीं बल्कि शत्रु राशि में जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये है कि भाई कुछ प्राप्ति में जो शुक्र के फल है, यानी कि शुक्र इसमें कुंडली में किन किन भाव का स्वामी है, तो दूसरे भाव और भाग्य भाव का स्वामी। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाग्य में स्ट्रगल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि ये लग्नेश है, लग्नेश दशम भाव में बैठा है, अपनी मित्र राशि का बैठा है, बहुत बढ़िया, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अभी इसकी स्थिति को उलट कर देते हैं कि लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में बैठा है और शत्रु भाव में शत्रु राशि में बैठा है। अब यहाँ पर अगर ग्रह शत्रु राशि में हो जाएगा तो जो लग्नेश, अब हम कहेंगे कि आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, कुछ भी प्राप्ति करने जाएंगे तो समस्या आएगी, बाधा आएगी, क्योंकि भाई आप एक अपनी मित्र की राशि में नहीं है, आप उच्च की राशि में नहीं है, कि आपको जो जो मार्ग मिला है वो बहुत सुगमता से मिला है। ठीक है, तो ये राशि का जो बल होता है ना, ये ग्रह के प्राप्ति को भी दिखाता है कि जो ग्रह देना चाह रहा है वो बहुत ही बाधा से मिलेगा या फिर सरलता से मिलेगा। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। वही अगर मिथुन में लग्नेश होगा तो फिर भाई कर्म करके और जातक का मतलब जातक के जीवन में उतनी परेशानी नहीं आएगी, उसको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कह लीजिए कि एक एक मार्ग में सुगमता रहेगी। तो राशि का ये फर्क होता है कि भाई शत्रु राशि में ग्रह जाए तो फिर वो कह लीजिए कि स्वयं के भाव के फल प्राप्ति में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है। ये नीचे अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अगर इस किसी को हिंदी समझने में दिक्कत है तो वो चाहे तो इसको भी पढ़ सकता है। यदि आपकी ज्योतिष में रुचि है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आपकी इसमें रुचि है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे दो कोर्स चलते हैं, एक बेसिक का और एक एडवांस का। तो यदि आपकी रुचि है तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं युति की। अभी तक हमने बात कर ली कि भाई ग्रह अगर किसी अच्छे भाव में होगा, केंद्र में होगा तो उसका क्या फल है, राशि में होगा तो उसका क्या फल है। लेकिन युति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ग्रह के बल में। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी शुभ ग्रह के साथ पापी ग्रह की युति हो जाए तो उसका उसका पूरा पूरा फलित बदल सकता है। तो इसको देखते हैं। देखिए, तीन स्थितियां हो सकती हैं। किसी शुभ ग्रह के साथ पापी ग्रह बैठे। शुभ ग्रह होता है क्या है, जैसे जनरली गुरु जो होता है वो शुभ ग्रह माना जाता है, शुक्र शुभ ग्रह होता है, बुध शुभ ग्रह होता है और चंद्रमा शुभ ग्रह होता है। वैसे चंद्रमा बुध के लिए एक कंडीशन बताई गई है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि गुरु और शुक्र और चंद्रमा और बुध ये चार कुंडली में शुभ ग्रह होते हैं। और वही जो पाप ग्रह होते हैं वो आपका शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया और सूर्य। इन पांच ग्रहों को पाप ग्रह की कैटेगरी में दिया जाता है। तो
तीन तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो शुभ ग्रह के साथ पापी ग्रह बैठेगा, या फिर शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह बैठेगा, या फिर पापी ग्रह के साथ पापी ग्रह बैठेगा। अब इन तीनों में क्या अंतर है, युति में क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी एक्सचेंज का। ये आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा कि भाई प्लस के साथ माइनस जुड़ता है तो वो एक तरीके से प्लस की ऊर्जा लेता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं बलशाली हूँ, मेरे पास संसाधन है, तो कोई अगर कमजोर व्यक्ति है तो वो मुझसे खींचेगा। ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर वो मेरे साथ रहेगा और मेरा भी एक रहेगा कि भाई मैं उसको कुछ दे दूं, तो प्लस के साथ अगर माइनस होगा तो कहने का मतलब है कि एक शुभ ग्रह के साथ अगर एक पापी ग्रह होगा, तो जो शुभ ग्रह है उसका शुभत्व तो जाएगा, वो पापी ग्रह उससे उसका शुभत्व खींचने की कोशिश करेगा, और जो शुभ ग्रह है वो थोड़ा और ज्यादा पापी हो जाएगा। तो ये ग्रहों के बीच जब भी युति होती है तो एक एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट होता है। और ये नियम राहु केतु पे पूर्ण रूप से लागू होता है। मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए गुरु मंगल साथ में बैठे, तो गुरु जो है वो थोड़ा चलिए कम पीड़ित होगा। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर गुरु के साथ राहु बैठा है, तो राहु जो है वो क्या करेगा कि राहु केतु में क्षमता होती है कि वो ग्रह का पूर्ण फल जो है वो खींच लेते हैं। तो ये नियम राहु केतु पे बहुत विशेष रूप से लगता है। अब इसका फल क्या है, तो देखिए कि ग्रह की क्षमता पर असर आता है। अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह के साथ कोई पापी ग्रह की युति हो जाए, तो ग्रह की क्षमता पर असर आता है। पापी ग्रह बलवान और थोड़ा शुभ हो जाता है, यानी कि जो पापी ग्रह है उसमें कह लीजिए कि उसका थोड़ा बल बढ़ जाएगा, वो थोड़ा शुभ हो जाएगा। और जो शुभ ग्रह है वो आपका कमजोर हो जाएगा। इसका असर दशा पे विशेष रूप से आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो नौमेश, यहाँ पर मैंने उदाहरण कुंडली भी ली होगी। जैसे मान लीजिए कि ये कन्या लग्न की कुंडली है, इसमें मान लीजिए कि युति हो रही है आपकी यहाँ पर शुक्र के साथ। ठीक है, मंगल की युति हो रही है, यहाँ पर मंगल बैठा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कभी भी दशा आएगी, तो हो सकता है कि मंगल की दशा बहुत अच्छी जाए, मंगल की इस कुंडली में आकारक होता है फिर भी, लेकिन शुक्र की दशा बहुत खराब जाए। क्यों? क्योंकि भाई शुक्र के जो अच्छे फल थे, शुक्र जो कि नौमेश होने का फल दे सकता था, एक शुक्र है, उसकी सारी ऊर्जा जो है मंगल ने खींच ली, और मंगल के जो बुरे फल है वो शुक्र को पास ऑन हो गए। ठीक है, तो ये जो है एक शुभ ग्रह हमेशा कह लीजिए कि अगर पापी ग्रह के साथ बैठता है, और अगर वो कमजोर भी है, कमजोर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी यही युति जो है वो यहाँ पर हो जाती तो और ज्यादा शुक्र कमजोर हो जाता, लेकिन अगर ये युति यहाँ पर होती तो फिर शुक्र का बल जो है थोड़ा बना रहता है, क्योंकि भाई शुक्र उच्च का है। तो कहने का मतलब है ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि युति में ग्रह बाकी जो ऊपर मैंने बताया था कि उसका बल भी देख लीजिए, लेकिन अमूमन शुभ ग्रह के साथ पापी ग्रह जाता है तो शुभ ग्रह कमजोर होता है। ठीक है, अगर शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ये न्यूट्रल सा रहता है, दोनों ग्रह थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कुछ खास ऐसे उसमें परेशानी नहीं है। जिस भी भाव में ये होता है उस भाव के लिए अच्छा होता है। और पापी ग्रह के साथ पापी मिलेगा तो फिर उस भाव के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि शनि मंगल किसी के चौथे भाव में बैठे, तो ये माता के लिए अच्छा नहीं है, जीव को हानि पैदा करते हैं। तो पापी प्लस पापी अगर जुड़ते हैं ना, तो एक तो दोनों पापी और दोनों हो सकता है कि भाई पापी ग्रह आप वैसे ही जब पाप जुड़ गया तो वो नैसर्गिक रूप से नहीं थे कि थोड़ा बलवान होंगे, खैर स्टिल उसमें भी बल को चेक किया जाता है। बस ये मानिए कि युति का जो सबसे ज्यादा परिणाम जो निखर के आता है वो शुभ और पापी जब एक साथ जुड़ते हैं ना, तो उसमें देखने को मिलता है। बाकी शुभ शुभ को आप अच्छा माने, पापी प्लस पापी जुड़ेगा तो फिर वो और ज्यादा हो सकता है कि खराब फल दे। ठीक है, इसका असर ग्रह की क्षमता पर आता है, पापी ग्रह बलवान हो जाता है और थोड़ा शुभ हो जाता है, और शुभ ग्रह जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया शुभ शुभ और पापी पापी। दृष्टि कि भाई कोई ग्रह कहीं पर बैठा है और उसका दृष्टि आ रही है। ठीक है, इसका क्या फर्क होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शनि बैठा है और यहाँ पर आपका मंगल बैठा है। ठीक है, अब क्या होगा कि दोनों ग्रह एक दूसरे को आमने सामने दृष्टि से देखेंगे। तो अब भाई दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पर प्रभाव बनाएंगे। अब वही मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा है, अब इस केस में क्या होगा कि शनि तो है जो मंगल को देखेगा, लेकिन मंगल का प्रभाव शनि पे नहीं आएगा। तो जो ग्रह अगर सिर्फ अकेला किसी ग्रह को देख रहा है तो उसका एक तरीके से कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, बाकी दृष्टि का जो फल होता है वो असर जो है इसका भी असर ग्रह की क्षमता पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पापी ग्रह शुभ ग्रह को देखे तो भाई शुभ ग्रह थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन यह युति की तुलना में थोड़ा कम होता है। जैसे युति अगर हो रही है तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए वो असर 10 का हो रहा है, तो दृष्टि का असर जो है वो 5 का होगा, 4 का होगा, वो उतना दृष्टि असरदार नहीं होती है युति की तुलना में। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इससे भी ग्रह के बल पे फर्क आता है। जैसे मान लीजिए कि
कोई ग्रह किसी कोई शुभ ग्रह जैसे मान लीजिए चंद्रमा है वो मान लीजिए कि शनि के साथ बैठा है, ऑलरेडी पापी के ग्रह के साथ बैठा है, और उसपे मान लीजिए राहु की दृष्टि भी आ जाए, मंगल की दृष्टि आ जाए, तो इसका मतलब कि आप वैसे पापी ग्रह के साथ बैठे थे और ऊपर से पापी ग्रहों की दृष्टियां आ गई, तो ये और ज्यादा दिक्कत भरा हो गया। और इसी का उल्टा हो जाए कि मान लीजिए चंद्रमा बैठा तो है, चलिए ठीक है कि वो आपका शनि के साथ बैठा है, लेकिन उस पे शुक्र की दृष्टि आ जाए, उस पे गुरु की दृष्टि आ जाए, तो उसकी थोड़ी सुविधा बढ़ जाएगी। तो ये आप अपने बुद्धि से तारतम्य कर लीजिएगा। ठीक है। फिर जो अगला बल आता है वो आता है कि भाई ग्रह अस्त तो नहीं है या फिर वक्री तो नहीं है। ठीक है। अब अस्त कब होता है? तो जब ग्रह अस्त होता है तो आप कुंडली में पाएंगे कि सूर्य के नजदीक होगा। अलग अलग ग्रह का अंशात्मक बताया गया है कि मतलब सूर्य से ये इतने डिग्री पे हो तो अस्त होता है। आप मान के चलिए कि अगर 7 डिग्री से कम का अंतर है, ठीक है, तो उसको आप अस्त की कैटेगरी में मान के चलिए, और उससे ज्यादा का है तो फिर अस्त का परिणाम उतना नहीं है, थोड़ा क्षीण हो जाता है, और 15 से ज्यादा है तो फिर वो और ज्यादा क्षीण हो जाता है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। वैसे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग जो है दीप्तांश बताया गया है कि इतने दूरी पे हो तो वो अस्त होता है। खैर, अस्त का सिंबल सी होता है कि अगर किसी ग्रह के सामने आप कुंडली में देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि शुक्र के सामने यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस कुंडली में शुक्र जो है वो आपका अस्त है। और आर का मतलब होता है रेट्रोकेशन, सी का मतलब कम्बस्ट। ठीक है। और रेट्रोगेट का मतलब होता है कि भाई ग्रह जो है वो वक्री है। और ग्रह अस्त कब होता है, वक्री कब होता है? तो कोई ग्रह जब सूर्य के साथ होता है तो वो अस्त हो जाता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से 5 भाव की दूरी पे होता है तो वो वक्री होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो आप देखिए कि शनि जो है इनका छठे भाव में, तो शनि से सूर्य जो है वो आपका 5 भाव की दूरी पे है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि जो है इनका वक्री हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से अस्त और वक्री को देखा जाता है। अब इसका फल क्या है भाई, कि क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मेरा ग्रह अस्त हो गया तो इसका क्या फल होगा, या मेरा ग्रह वक्री हो गया इसका क्या फल होगा? तो देखिए कि अस्त ग्रह में क्या होता है ना कि ग्रह का, इसको चेष्टा बोलते हैं, कि प्रयास करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें धन भाव का स्वामी अस्त है या भाग्य भाव का स्वामी जो है वो अस्त है, तो हम कहेंगे कि आप पैसे के लिए एक दो बार चलिए प्रयास किए, लेकिन उसके बाद अगर नहीं मिला तो जातक को कोई गम भी नहीं है, वो उसके पीछे दौड़ेगा नहीं। ठीक है। वो अस्त ग्रह जो है वो जातक उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में प्रयास करता है या जिस भी भाव का स्वामी होता है, जैसे मान लीजिए किसी का चौथे का स्वामी अस्त है, तो अगर उसका जो है वो जो घर है, ठीक है, मान लीजिए किसी बिल्डर ने ले लिया या कुछ हो गया, ठीक है, या जमीन का कोई विवाद हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन वही अगर वक्री हो जाए, कि चौथे का स्वामी वक्री है, तो वक्री ग्रह जो है वो प्रयास को बढ़ा देता है, वक्री ग्रह हार नहीं मानता है, वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है। वक्री ग्रह में ये बात है कि थोड़ा संघर्ष तो नहीं था, लेकिन वक्री ग्रह वाला नहीं छोड़ता है। अस्त ग्रह वाला कह देता था चलो भाई ठीक है, माफ करो, आ जाने दो, थोड़ा कंपनसेशन कर लेते हैं, या वो कह उसको क्या कहते हैं कि कंपनसेशन ले लो, या समझौता कर लेते हैं। ठीक है। और वैसे करके उसको छोड़ देता है। और अस्त ग्रह में एक बात और होती है कि ग्रह का नैसर्गिक कार्य को थोड़ा सा छुपा रहता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, वैसे मुझे पता नहीं कि ये उतना ज्यादा लगता है कि नहीं, लेकिन सुन लीजिए कि जैसे कहा जाएगा कि किसी का शुक्र अस्त है, तो जो उसके पास लग्जीरियस चीजें भी होंगी तो उतना ज्यादा दुनिया में दिखाई नहीं देंगी। ठीक है। या मान लीजिए बुध अस्त है, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं होगी, वो पीछे से काम करेगा। तो ऐसा भी कुछ लोग अस्त का फल बताते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ग्रह वक्री होगा तो ग्रह का, कर लीजिए कि बल थोड़ा बढ़ जाएगा, वो अपने भाव के फल देने की चेष्टा ज्यादा करेगा। अगर उस भाव संबंधित परेशानी भी आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी जो है शनि वक्री है, ठीक है, इनको अगर संतान होने में दिक्कत भी है, तो भी मैं ये कहूंगा कि प्रयास करिए, ईश्वर की कृपा नहीं हो जाएगा। क्योंकि वक्री है ना, तो वक्री ग्रह थोड़ा लेट उसमें लगा सकता है, थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, लेकिन वो अंततगत्वा उस चीज की प्राप्ति को दिखाता है। तो ये वक्री ग्रह का असर होता है। और फिर आता है कर्तरी। कर्तरी आप जानते होंगे कि कई जब भी किसी ग्रह के आजू बाजू, यानी कि एक भाव आगे एक भाव पीछे, अगर दो शुभ ग्रह बैठ जाए, मतलब कहने का मतलब है कि एक भाव में एक शुभ ग्रह बैठे अगले भाव में, और ग्रह के पिछले भाव में एक शुभ ग्रह बैठ जाए, तो ये शुभ कर्तरी का निर्माण करता है। ऐसे दो पापी ग्रह बैठ जाए आगे पीछे एक एक करके, तो वो पाप कर्तरी का निर्माण करता है। जैसे इस कुंडली में देखिए कि लगन के आगे यहाँ पर देखिए कि एक शुभ ग्रह बैठा है, और पीछे जो है 12वें भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है, तो ये शुभ कर्तरी बना रहा है। तो हम कहेंगे कि
लग्न के लिए बढ़िया हो गया। और वहीं अगर हम दशम भाव की ओर से देखें कि शनि यहाँ पर बैठा है, अगर ये दसवां भाव है और राहु पीछे बैठा है, तो दसम भाव के लिए पाप करती है। हालांकि ये राहु हालांकि ये पीछे जा रहा है तो वो भी एक बात है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि 12वें भाव के लिए देखिए, तो 12वें भाव के लिए सूर्य यहाँ पर बैठा है और शनि जो है उससे पिछले भाव 11वें भाव में बैठा है। तो 12वें भाव के लिए ये पाप करती बन गया। अब इसका फल क्या होता है? तो एक ये शुभ करती अगर बनती है, जैसे मान लीजिए कि लगन से शुभ बन रही है, तो हम कहेंगे कि जातक में निखार आएगा। एक एक स्मूथनेस रहेगी, उस भाव के फल जल्दी प्राप्त होंगे। जैसे सप्तम भाव का स्वामी वक्री सॉरी वक्री कह रहे हैं, कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है कि सप्तम भाव के आजू बाजू मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक शुभ ग्रह बैठा है, यहाँ पर भी एक शुभ ग्रह बैठा है, तो जातक का विवाह जल्दी हो जाएगा। ठीक है, भाव जो है वो थोड़ा जल्दी एक्टिव होता है। आप दुनिया के सामने जल्दी आते हैं। ठीक है, जैसे लगन के आजू बाजू अगर शुभ ग्रह है, लगन जो है शुभ कर्तरी में है, तो व्यक्ति दुनिया के सामने जल्दी आ जाएगा, उसका प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, वो उसको लेट नहीं लगेगा, उसको फेम मिलने में परेशानी नहीं होगी। और वही मान लीजिए कि भाव जो है वो पाप कर्तरी में है, कि मान लीजिए यहाँ पर एक एक पापी ग्रह बैठा है। जैसे इसमें देखिए कि दशम भाव जो है वो पाप कर्तरी में, यहाँ पर और यहाँ पर एक एक पापी ग्रह बैठा है। तो अब हम कहेंगे कि आपका करियर सेटल होने में जो है वो थोड़ी परेशानी आएगी, जल्दी से करियर सेटल नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कर्तरी का फल ये होता है, अगर शुभ कर्तरी बन रही है तो उस भाव संबंधित या उस ग्रह संबंधित किसी ग्रह पे भी अगर शुभ कर्तरी बन रही है, तो वो ग्रह जिन भाव का स्वामी होगा उससे संबंधित अच्छे फल जल्दी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए कि बुध जो है वो पाप कर्तरी में है, तो बुध किन भाव का स्वामी है? तो बुध जो है वो लगन का स्वामी है। तो अब इस केस में क्या होगा कि भाई व्यक्ति के लिए परेशानी होगी। ठीक है, और बुध जो है चौथे का स्वामी है, तो हम चौथे के लिए भी परेशानी कहेंगे, चौथे के फल मिलने में थोड़ी परेशानी आएगी, जल्दी से नहीं मिलेगा, ऐसा हम कहेंगे। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये फलों में देरी को दिखाता है। ठीक है, कर्तरी। फिर आता है तत्व, कि भाई ग्रह का तत्व और वो किस राशि में बैठा है। इस पे वैसे एक मैंने वीडियो भी बनाया था अग्नि तत्व और उसको करके, तो उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अग्नि और जल पे हमने बात की थी, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मंगल सूर्य आप जानते हैं कि वो एक एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ठीक है, मंगल फायर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य भी एग्रेशन को, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो बुध है वो जो है वो आपका पृथ्वी तत्व का ग्रह है। शनि जो है वायु तत्व का ग्रह है। गुरु आकाश तत्व का माना जाता है। और जो चंद्रमा शुक्र है वो आपके जल तत्व के ग्रह हैं। अब आप जानते हैं कि अगर एक बार को मान लीजिए कि जो मंगल होगा, ठीक है, किसी का भी मंगल और शुरू भूल जाए कि कौन सी राशि मित्र है, कौन सी राशि शत्रु है। अगर वो फायर में ही बैठे, जैसे सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि को हम अग्नि तत्व की राशियां मानते हैं, इसमें बैठे, तो क्या मंगल का बल बढ़ जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि भाई अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में जाएगा तो वो उसका बल तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं कि मान लीजिए कि मंगल जो है वो आपका जल में चला गया। अब मंगल का तत्व क्या था? वो अग्नि था। गया किस तत्व में है? वो जल के तत्व में गया है। 4 8 12 राशियों को जल तत्व की राशियां कही जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि मंगल का जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो ऊर्जा जो हम मंगल से जोड़ के देख रहे थे, जो तेज जोड़ के देख रहे थे, शारीरिक ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो ग्रह का तत्व काफी फर्क आता है। वही मान लीजिए कि अग्नि तत्व का ग्रह जो मंगल है वो पृथ्वी में जाएगा, तो थोड़ा सा वो फिर भी अच्छा है कि वो पोषित हो जाएगा, उसका गुस्सा एक कंट्रोल रहेगा। और वही वायु में जाएगा, किसी भी राशि के सामने वाला तत्व उसका मित्र तत्व होता है। जैसे मेष के सामने कौन सी राशि पड़ेगी? तो तुला पड़ेगी, तो यानी कि वायु तत्व की राशि पड़ेगी, तो वो उसका मित्र तत्व माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मंगल वायु में जाएगा, अग्नि जो है वायु से मिलेगी, तो वायु क्या करता है? अग्नि को थोड़ा और बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो भी अच्छा होता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें बस मैं बता दे रहा हूँ कि क्या थोड़ा खराब होता है। जैसे मान लीजिए बुध जो है, बुध अगर एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है, वो अगर फायर में जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब कह लीजिए कि और उसको शार्प करता है। ठीक है, तो वो कुछ उसके नुकसान भी है, बुद्धि में कुटिलता आ जाती है। ठीक है, और वही अगर बुध जल में जाता है तो उतना कह लीजिए कि थोड़ा अच्छा फल नहीं देता है, मैंने ये भी देखा है। और जो विशेष रूप से जैसे कि जो जैसे मान लीजिए चंद्रमा शुक्र है, ये जो है ये आपके भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि भाई कितना ज्यादा खुश रहेगा, प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए किसी के चंद्र शुक्र जो है वो जल के ग्रह हैं, जल तत्व के ग्रह हैं, वो आपका अग्नि में चले गए, तो ये मतलब कह लीजिए कि उस तत्व के लिए अच्छा नहीं है, उसके जिंदगी में भावनात्मक सुख की कमी आएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वही मान लीजिए कि ये जल में चले गए, तो जल के ग्रह जल में गए, तो वो चलिए ठीक है। आपका
अगर ये ग्रह वायु में गए तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वायु क्या करता है, जल को थोड़ा सुखा देता है। पृथ्वी में जाना अच्छा है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। शनि का तत्व जैसे वायु होता है, तो शनि जो है वो कहीं भी जाए, वैसे उतना कोई परेशानी नहीं है। मतलब कहते हैं कि पृथ्वी में शनि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व उसका मित्र नहीं होता है वायु का। लेकिन मैंने पृथ्वी तत्व में भी अच्छे फल देखे हैं, तो कोई ऐसा परेशानी नहीं है। बस शनि जल तत्व में उतना अच्छा नहीं होता है, बाकी तत्व को आप अच्छा ले सकते हैं। और गुरु हर तत्व में अच्छा है, ठीक है। गुरु जैसे कि आकाश तत्व का ग्रह है, तो आकाश हर चीज में विद्यमान है। जैसे मान लीजिए गुरु अगर आपके फायर तत्व में होगा, अग्नि में होगा, तो जो गुरु का सम्मान वाला गुण है, इज्जत वाला गुण है, एक होता नहीं है, जिम्मेदारी वाला गुण है, वो बढ़ जाएगा। गुरु अगर जल में होगा तो ज्ञान हो गया, धर्म हो गया, ये बढ़ जाएगा। गुरु अगर आपका कह लीजिए पृथ्वी तत्व में होगा, तो कह लीजिए कि पैसों से संबंधित जो गुरु के फल होते हैं, कारक करते हैं, वो बढ़ जाएंगे। और अगर वायु में होगा तो गुरु ज्ञान का भी कारक है, वो बढ़ जाएगा। तो गुरु जो है वो हर तत्व के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसका क्या फल क्या होता है, तो देखें ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व में फर्क आता है, निश्चित सी बात है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, वो एक अग्नि तत्व का ग्रह है, उसकी उसकी तासीर है कि वो उसके अंदर अग्नि है। वो अगर जल में जाएगा तो उसके कारकत्व में फर्क तो पड़ेगा ना, वो तेज कहाँ रह जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि जो आपका चंद्रमा है, जो कि भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, वो अगर जो कि कह लीजिए कि जो सूर्य की हमने बात की कि वो जल में जाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। उसी तरीके से जो चंद्रमा है, अगर मान लीजिए वो जल का ग्रह है, वो अग्नि में चला जाएगा तो वो भावनाओं को असर देगा ना। वो चंद्रमा का जो नैसर्गिक ट्रेट है कि खुशी हो गया, ममत्व हो गया, उस पे असर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व पे असर पड़ता है। समान तत्व या मित्र तत्व का होने से ग्रह उस तत्व के जुड़े कारकत्व बढ़ जाते हैं। जैसे अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में जाए या अपने मित्र तत्व में जाए, तो फिर उसके उसके जो नेचुरल ट्रेड्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये भी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। मतलब कह लीजिए कि मंगल कर्क राशि में होगा तो वो अपनी मित्र राशि में होगा, या फिर कह लीजिए कि मंगल मीन राशि में होगा तो भी अपनी मित्र राशि में होगा। लेकिन तब भी कह लीजिए कि अगर हेल्थ से जुड़ा सवाल है, तो मंगल का मीन राशि में जाना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। फिर एक और बल आता है दिग्बल, ठीक है, इसको दिशा बल बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि दिशा बल क्या होता है। तो देखिए कि ग्रहों को अलग अलग दिशा में जाने पे एक विशेष बल मिलता है, ठीक है। जैसे गुरु बुध जो कि कुंडली में आप जानते हैं कि हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है, पहला भाव। तो अगर पहले भाव में गुरु बुध बुद्धि के ग्रह पहले भाव में हो तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। चौथा भाव आप जानते हैं कि भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो इस दिशा में भावनात्मक ग्रह हो शुक्र चंद्रमा तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। दक्षिण की दिशा में आप जानते हैं कि इधर दशम भाव में हमको करियर रिप्रेजेंट करता है। करियर में थोड़ा सा व्यक्ति को बोल्ड डिसीजन लेना रहता है, वो मतलब कि एकदम झुका हुआ ना रहे करियर में, एक तरीके से कह लीजिए कि स्ट्रिक्ट होकर के निर्णय ले। तो वहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह जो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, वो आपका दिग्बली होते हैं, वो यानी कि उनको दिशा बदलता है। और शनि जो है वो सप्तम में दिग्बली होता है। सप्तम भाव आप जानते हैं कि हमारे ओपोनेंट का होता है, ठीक है, जो हमारे सामने पड़ता है उसको भी कहा जाता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि भाई हमसे जो जो टकराने वाला है वो व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर रहे, ठीक है। शनि मतलब हमारी सुने, ठीक है, हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। तो इसलिए शनि को जो है वो सप्तम भाव में दिग्बली बताया गया। अब इसका इसका फल क्या होगा कि अगर कोई ग्रह दिग्बली हो तो क्या फर्क पड़ता है। और एक बात मैं और बता दूं कि सूर्य जो है अगर दशम भाव में दिग्बली होता है, तो यहाँ पर भी सूर्य बैठा हुआ है या यहाँ पर भी इसके आजू बाजू, तो भी उसका जैसे मान लीजिए कि इस भाव में अगर 60 का दिग्बल मिलता है, 60 सटियंस बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है वो उसका दिग्बल 50 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका ठीक उल्टा हो जाए कि सूर्य जो है वो यहाँ पर बैठ जाए, तो उसका जो बल है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर आकर के 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इधर आकर के जीरो जीरो हो जाएगा। तो ठीक एकदम विपरीत दिशा में ग्रह अगर बैठता है तो उसका दिग्बल शून्य हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिए। और अगर भाव के करीब भी बैठे ना तो भी वो अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि बुध को यहाँ पर दिग्बल मिलता है, लेकिन अगर बुध ये इसमें भी बैठे तो भी इतना बुरा नहीं है, वो अपने दिशा के जिस दिशा में वो बली होता है उसी के करीब रहेगा, ठीक है। इसका फर्क क्या आता है ये भी सुन लीजिए कि ग्रह के अगेन जो नेचुरल ट्रेड्स होते हैं, जो नैसर्गिक ग्रह का कारकत्व होता है, उसमें वृद्धि होती है और प्लेनेट का बल भी बढ़ता है। मतलब ग्रह बली माना जाता है अगर वो दिग्बली हो। तो फल दीपिका में बताया गया कि शनि को छोड़ के अगर 3 ग्रह या 3 से ज्यादा ग्रह दिग्बली हो तो ये विशेष राजयोग होता है। अच्छा, जो मैं ये बार बार जैसे नैसर्गिक कारकत की बात कर रहा हूँ, इसको एक बार समझ लीजिए कि ये भाई
होता क्या है, मतलब क्यों ये महत्वपूर्ण होता है? जैसे अगर मान लीजिए किसी का शुक्र बलवान है, वो दिग्बली है, अच्छी राशि में बैठा है, मतलब उसके नैसर्गिक कारक तो इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये होता है कि भले हो सकता है कि चौथा भाव बिगड़ा है कुंडली में, मान लीजिए ठीक है कि चौथा भाव उतना अच्छा नहीं है, फिर भी जब तक वो घर का सुख रहेगा, या मान लीजिए कि किसी का सूर्य जो है वो कुंडली में बलवान है, दिग्बली है, अच्छी राशि में बैठा है, ठीक है, उसके नैसर्गिक कारकत्व तो जो है वो बली है, तो भले ही उसका नवम भाव बिगड़ा हुआ है, उतना अच्छा नहीं है, तो भी उसके जीवन में कोई व्यक्ति रहेगा जो कि पिता का फर्ज अदा करेगा, यानी कि पिता, देखिए आपने सुना होगा कि पिता नहीं रहे, जल्दी चले गए, तो ताऊ ने पाल लिया या चाचा ने पाल लिया और पिता के तरीके से पाला। तो ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व तो इंटैक्ट रहते हैं या उसके कारकत्व तो मजबूत रहते हैं, ग्रह अगर बली रहता है तो वो आपको कह लीजिए कि फलों में एक तरीके से बहुत ही निखार करके ग्रह फल देने की कोशिश करता है, और आपको महसूस होगा, जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र बली है, तो वो व्यक्ति जो किसी चीज को पसंद करेगा ना, वो बहुत ही मतलब कह लीजिए कि इलीट चीज पसंद करेगा, और वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कि वो बस ऐसे कुछ भी उठा लाए, उसमें सुंदरता होगी। तो कहने का मतलब है कि ग्रह के नैसर्गिक कार्यकत्व का अर्थ यही है कि वो एक तरीके से निखार देते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म को दिखाते हैं, जैसे दूध की जो अंतिम प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो घी होती है, तो अगर जितना ग्रह बली रहेगा, उसके नैसर्गिक कारकत्व जितने मजबूत रहेंगे, कह लीजिए कि वो आपको उस ग्रह से संबंधित सुख देगा। जैसे मान लीजिए कि बुध किसी का बहुत बलवान है, उसके नैसर्गिक कारकत्व तो बहुत अच्छे से बली हो रखे हैं, तो उसकी बुद्धि में चपलता होगी, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी, तो ये इसका फल होता है कि आपका नहीं मतलब है वो किस भाव का स्वामी है, और भाव का स्वामी भी कह लीजिए कि उस पे भी असर आएगा कि अगर शुक्र के नैसर्गिक कारकत्व तो अच्छे रह गए, वो बहुत ज्यादा बलवान है, तो जिस भाव का स्वामी होगा उसके लिए भी अच्छा होगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि भाई वो एज अ कारक के रूप में, जैसे बोलते नहीं कि भाई सप्तम का कारक ग्रह शुक्र होता है, तो आप यानी कि पत्नी का कारक शुक्र होता है, तो उस रोमांस का सुख है जीवन में, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जरूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नैसर्गिक कारकत्व तो जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी महत्ता होती है। आप जातक के जब आप उससे पूछेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य बहुत बलवान है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, उसकी जो सोच रहेगी, उसका जो विजन रहेगा, आपको पता चलेगा कि वो कितना मजबूत है, कितना बढ़िया है। तो ये फर्क होता है ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व का। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल चार्ट पे बात करते हैं। बहुत हो गया कि ये सारे बल तो मैंने आपको बता दिए कि भाई इतने सारे बल होते हैं, और इसको आप आसानी से कुंडली देख करके चेक कर सकते हैं। जैसे अब हम सबसे पहले मान लीजिए इसी कुंडली में हमको चंद्रमा का बल जांचना है कि चंद्रमा जो है वो कितना बलवान है। तो सबसे पहले हम क्या जांचेंगे, देखेंगे कि लगन से चंद्रमा कहाँ पे गया है। तो लगन से चंद्रमा आया दशम भाव में, हमने क्या कहा था कि केंद्र त्रिकोण में जाना ग्रह का अच्छा होता है, यानी कि चंद्रमा के जो भी फल होंगे वो जातक को ज्यादा महसूस होंगे। अब चंद्रमा का क्या फल है, तो चंद्रमा भाई छठे भाव का स्वामी है, तो यानी कि जातक के जीवन में संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई छठे का स्वामी केंद्र में आया ना, हम चाहते थे भाई छठे का स्वामी कहीं आठवें में बैठे, तीसरे में बैठे, वो केंद्र त्रिकोण में क्या कर रहा है, तो भाई ये उतना अच्छा नहीं है कि चंद्रमा जो है वो यहाँ से आकर के आपका केंद्र में बैठा है और आपको वो एक बुरे भाव का स्वामी है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। स्वयं के भाव से कहाँ गया चंद्रमा, तो यहाँ देखिए कि छठे भाव से अगर आप काउंट करेंगे तो भाई ये पंचम आ जाएगा, अगर फिफ्थ आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि अपने भाव के लिए सपोर्टिव हो जाएगा। मैंने बताया था कि केंद्र त्रिकोण में जाए किसी भी भाव से ग्रह, तो वो अच्छा माना जाता है। जैसे सप्तम से अगर ये चंद्रमा जो है केंद्र में है, तो ये सप्तम को भी सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा मतलब कि फल जो है ज्यादा देगा, अच्छे बुरे ये डिपेंड करता है कि वो वहां से किस भाव का स्वामी। तो अगर मान लीजिए कि छठे भाव से ये अच्छे भाव में चला गया है, तो ये तो और खराब हो जाएगा। हम चाहते थे भाई कि छठे भाव से थोड़ा सा खराब स्थिति में जाए, कि छठे भाव से अगर मान लीजिए कि वो तीसरे चला जाता, थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, लेकिन ये तो यहाँ पे पंचम चला गया, ये तो और खराब हो गया कि भाई छठे भाव को सपोर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि भाई हम नहीं चाहते कि भाई छठे भाव का स्वामी जो है अपने से पंचम जाए, अपने से केंद्र त्रिकोण में जाए, वरना तो वो छठे भाव का बल बढ़ा देगा, और छठा भाव कुंडली में कहाँ, भाई वो तो जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, तो ये वो भी अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है। फिर हमने बात की थी कि ग्रह की राशि क्या है, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो नीच का बैठा है, भाई वृश्चिक राशि में बैठा है, चंद्रमा की नीच राशि होती है वृश्चिक। चलो कोई बात नहीं। फिर आगे हमने क्या बात की थी, राशि के अलावा जो हमने फिर जो दूसरा फैक्टर था वो हमने युति की बात की थी कि ग्रह किसके साथ बैठा है। तो आप देखिए कि चंद्रमा जो है
वो बुध के साथ युति कर रहा है, ठीक है, एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है, चलो ठीक है। लेकिन साथ में केतु भी आ गया है जो कि एक पापी ग्रह है, ठीक है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। बीच में बुध है, लेकिन कह लीजिए कि केतु साथ में बैठा है, ये उतना अच्छा नहीं है। और अगर कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें तो चंद्रमा एक छठे का स्वामी है, बुध आठवें का स्वामी है, ठीक है, और ये छठे आठवें का योग हो गया है, तो ये मतलब थोड़ा सा खराब है, उतना अच्छा भी नहीं है। और चंद्रमा के लिए एक और विशेष बल भी होता है, आप जानते हैं कि वो उसका पक्ष देखा जाता है कि भाई वो सूर्य के कितना नजदीक है। तो आप देखिए कि ये चंद्रमा जो है वो अमावस्या की ओर बढ़ रहा है, तो ये उससे भी थोड़ा सा कमजोर हुआ, बली नहीं है, मतलब पूर्णिमा की तरफ नहीं बढ़ रहा है। फिर हमने दृष्टि की बात की थी, तो चंद्रमा पर आप देखिए कि सिर्फ जो है शनि की दृष्टि आ रही है, अगेन एक पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पर। ये और ज्यादा थोड़ा सा खराब हो गया, मतलब राह का कसर केतु ने पूरी कर दी, बुध भी इस कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, हालांकि शुभ ग्रह है, चलिए ठीक है, लेकिन शनि भी देख रहा है, तो वो भी वैसे चंद्रमा कमजोर था, ऊपर से एक पापी ग्रह उस पे दृष्टि बना रहा है, तो ये भी कह लीजिए कि उतना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद हम दिग्बल की भी हमने बात की थी, तो दिग्बल देखते हैं कि दिग्बली है ग्रह, तो चंद्रमा को हमने बताया था कि चौथे में दिग्बल मिलता है, ठीक है, चौथे में हमने दिग्बल ही बताया था। चंद्रमा बैठा दशम में, ठीक अपने दिग्बल से विपरीत, तो यहाँ पर दिग्बल जो है वो चंद्रमा का कितना होगा, शून्य हो जाएगा, शून्य के करीब हो जाएगा ना, तो ये भी अच्छा नहीं है भाई। तत्व की हमने बात की थी, तत्व से तो चलो सही है कि एक जल का तत्व, जल तत्व का ग्रह जल तत्व में गया, हालांकि वृश्चिक राशि जो है वो एक ठहरा हुआ जल को रिप्रेजेंट करती है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल तत्व वाइज तो यहाँ पर सही है। लेकिन आप देखेंगे कि 10 में से या 9 में से जितने भी फैक्टर हैं, अधिकतर फैक्टर से ये चंद्रमा अच्छा नहीं आया। कहने का मतलब है कि भाई वो नीच राशि में गया, वो कह लीजिए कि छठे का स्वामी होकर के केंद्र में आया है। हम चाहेंगे कि छठे का स्वामी कहीं भाई आठवें बैठे, तीसरे बैठ जाए, 12वें बैठ जाए, केंद्र में क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो कह लीजिए कि अपने दिग्बल से भी दूर हो गया, पापी ग्रहों के प्रभाव में है, उसके पास पक्ष बल भी नहीं है, वो नीच काफी बैठा है। तो ये 5-6 फैक्टर से हमने गिना, तो चंद्रमा के जो अच्छे मतलब कि चंद्रमा का जो ग्रह बल बढ़ा सकते थे या जो पॉइंट बल बढ़ा सकते थे वो कम है। तो अब हम इसमें कहेंगे क्या कि जातक के साथ क्या हो सकता है, तो इसमें हम कहेंगे कि देखिए कि क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो ये मन के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। ऐसा हुआ भी, मतलब जातक के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, मतलब ये जातक का डिवोर्स हो चुका है, बच्चे भी साथ में नहीं है, तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि कह लीजिए कि जातक के मन पे बहुत ही बुरा असर आया, और वो मतलब कह लीजिए कि एक मानसिक वियोग की जिंदगी बिता रहा है ये जातक, तो ये स्थिति है। तो वही है, और ये आज की नहीं है, मतलब सालों पहले तलाक हो चुका है, और कई सालों से ऐसा ही है, क्योंकि अब मान लीजिए जिस किसी के बीवी बच्चे ना हो, वो अकेले रह रहा हो, तो उसकी उसकी मनोदशा क्या होगी। और माता, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है, तो माता भी मतलब लाइफ में अधिकतर थोड़ा बीमार रही, तो मदर का भी उतना सुख नहीं रहा। तो अब देखिए कि ये सिर्फ एक ग्रह का बल कमजोर होने के कारण ये रहा। और वही मान लीजिए कि इसमें देखिए कि छठे भाव का स्वामी होकर के, क्योंकि छठा भाव जो है वो कह लीजिए कि संघर्षों का होता है, तो ये भी एक बात है ना कि छठे भाव का स्वामी कमजोर हो गया, अगर चंद्रमा कमजोर है तो छठे का स्वामी भी कमजोर होगा, ये भी एक बात है। हालांकि वो चले केंद्र में बैठा है, लेकिन स्टिल कमजोर तो है, तो थोड़ा सा संघर्ष कम भी रहा, मतलब कह लीजिए कि एक तलाक हो गया, मानसिक रूप से परेशानी है, लेकिन कमाई धमाई चल रही है। जहाँ तक कह लीजिए कि एक टीचर है, लेकिन वही है कि उस अ, उ, उ, उतनी कमाई हो रही है जो सफिशियंट है जातक के लिए, लेकिन उसके बाद भी जीवन में उदासी है। कहने का मतलब है कि संघर्ष ऐसा कुछ नहीं रहा कि करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, धक्के खाने पड़े, पैसे नहीं आ रहे, उस तरह का कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन जो जो भावनात्मक सुख है, जो उसकी जो पीड़ा है। और वैसे भी देखिए कि शुक्र भी कुंडली में मंगल के साथ बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, ठीक है, जो दूसरा जो भावनात्मक ग्रह होता है वो भी अच्छा नहीं बैठा है, तो वो भी एक चीज थी ना कि इस कुंडली में चंद्रमा विशेष रूप से कमजोर होने की वजह से जातक कि मन को बहुत ही ज्यादा पीड़ा पहुंची है, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरा चार्ट लेते हैं। इस चार्ट में हम लग्नेश के बल को देखते हैं कि लग्नेश कितना बली है, ठीक है। इसमें देखिए कि लग्नेश जो है वो लगन से 11वें भाव में गया है। भाव भाई चलिए अच्छा है, मतलब ठीक है कि वो केंद्र त्रिकोण में नहीं गया है, लेकिन वो 12वें मतलब छठे 8वें 12वें में भी नहीं गया, तो वो उतना खराब भी नहीं है। कह लीजिए कि मतलब मीडियम सा है, एक तरीके से कह लीजिए कि ये उतना ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है। हालांकि मैं बता दूं कि लग्नेश का 11वें जाना इच्छाओं के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पैसे के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन
हेल्थ के लिए जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इस कुंडली में देखिए कि लग्नेश एक 11वें भाव में गया है, चलो ठीक है, भाव वाइज वो मध्यम सी स्थिति में है। फिर अपने भाव से देखें तो अपने भाव का भाई लगन का ही स्वामी देख रहे हैं ना, तो उसमें अपने भाव जैसा कुछ नहीं आएगा। फिर राशि देखें तो भाई लग्नेश जो है वो शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में नहीं बैठा है। गुरु जो है वो शुक्र का मित्र नहीं होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर दृष्टि की बात करें तो लग्नेश पर किसकी दृष्टि आ रही है, तो मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल चौथी दृष्टि देख रहा है, जो कि एक पापी ग्रह है, हालांकि उसका मित्र भी होता है। शनि इसको देख तो रहा है, लेकिन डिग्री में बहुत डिफरेंस है, और मंगल की भी डिग्री में डिफरेंस है। तो आप मान के चलिए कि गुरु पे कुछ खास ऐसा दृष्टि नहीं आ रहा है। बस राहु की दृष्टि प्रॉपर रूप से गुरु की आ रही है, नवम दृष्टि राहु देख रहा है, तो गुरु थोड़ा सा कमजोर हो रहा है दृष्टि के रूप में अगर हम देखें तो, कि एक पापी ग्रह देख रहा है। चलो कोई बात नहीं। कर्तरी देखते हैं तो देखिए कि इसमें गुरु के आगे एक शुभ ग्रह है, पीछे एक शुभ ग्रह है, तो कर्तरी तो इसमें अच्छी बनी। दिग्बल देखते हैं तो ये ग्रह दिग्बल के अपने थोड़ा करीब है, मतलब अगर यहाँ पर 60 अंक मिलता गुरु को, लगन में बलवान होता, तो यहाँ पर 50 मिल जाएगा, और यहाँ पर आकर के वो 40 अंक प्राप्त कर जाएगा। तो ठीक है, दिग्बल के थोड़ा करीब है, बहुत नहीं। तो दिग्बल भी उसको मतलब कह लीजिए कि एक मध्यम सा मिला हुआ है, नहीं लग्नेश ना तो मतलब कह लीजिए कि बहुत कमजोर भी नहीं है, मतलब भाव वाइज भी वो मीडियम था। चलिए उस पे पापी ग्रह की दृष्टि आई तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन कर्तरी बन रही थी वो एक अच्छी बात है। दिग्बल से भी वो मीडियम आया, राशि वाइज चलिए उतना अच्छा नहीं बैठा है, तो ये मतलब कह लीजिए कि एक लग्नेश का मिला जुला सा फल है। अब हम इसमें कहेंगे क्या, ये भी एक बात है ना। देखिए मैंने बताया था कि राशि अगर लग्नेश की अच्छी नहीं हो तो यानी कि सुगमता नहीं रहती है, प्राप्ति में बाधा, तो हम कहेंगे कि भाई आपको जहां भी आप जाएंगे, कुछ भी प्राप्त करने जब भी जाएंगे, तो आपको चीजें आसानी से नहीं मिलती हुई दिख रही है, एक बात। फिर लेकिन इस कुंडली में कर्तरी भी बन रहा है, कर्तरी के लिए तो हमने बताया था शुभ है, चीजें जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो कर्तरी का फल ये हुआ कि जहाँ तक के कह लीजिए कि जो और लोग थे घर में, परिवार में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, पैतृक रूप से जहाँ तक को सपोर्ट मिला। तो कह लीजिए कि उसके सहारे जहाँ तक कि गुजर बसर काफी चली, मतलब उतना कुछ खास काम धंधा नहीं किया है जहाँ तक ने, लेकिन फिर भी परिवार ने और उनके पास धन था, तो उस वजह से चीजें काफी अच्छे से चलती रही, तो वो भी मतलब कह लीजिए कि एक बात है। बाकी इसमें कुछ खास ऐसा नहीं बता रहा था, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ये गुरु जो है एक मध्यम रूप से बलवान है, ना तो बहुत कमजोर है, ना तो बहुत कह लीजिए कि अच्छा बैठा है। बस कर्तरी की वजह से जातक को एक सपोर्ट रहा है, ठीक है, कि शुभ कर्तरी बन गई लग्नेश के आजू बाजू, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसमें दिखाई देता है, ठीक है। एक और चार्ट लेते हैं, इस कुंडली में देखते हैं, इसमें हम दो तीन ग्रहों की चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि भाई इस कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, उसका हम बल जांचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि भाग्य का स्वामी कहाँ गया भाई, तो मंगल यहाँ पर है। ठीक है, मंगल इस कुंडली में भाग्य का स्वामी बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम लगन से देखें तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं बैठा है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई आ, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन एक पापी ग्रह है, वो केंद्र त्रिकोण में उतना अच्छा भी नहीं होता, ये भी एक बात है ना। लेकिन स्टिल भाग्येश अगर केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो उतना हम उसको बुरा भी नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि बस एक अच्छी बात हो गई कि मंगल अगर यहाँ से अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देखेगा भी तो भाग्येश की लगन पे दृष्टि आ जाएगी, तो ये चलिए कि अच्छी बात है। अन्यथा ये मंगल केंद्र में होता तो थोड़ा सा भाग्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा होता। मंगल के जो नैसर्गिक कारकत्व है, जैसे मान लीजिए कि सुनिए मेरी बात, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल अगर इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठा होता, ठीक है, वो यहाँ से लगन को देखता, तो हम कहते हैं कि जातक को भाग्य का सपोर्ट मिलता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंगल जो यहाँ पर मांगलिक योग बनाता, जो वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट करता, वो भी तो एक बात रखती है ना। तो इससे अच्छा है कि भाई मंगल यहाँ पे छठे पे बैठा है, और यहाँ से भी वो अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो वैवाहिक जीवन में उतनी कोई परेशानी भी नहीं आई, और मंगल जो भाग्य की दृष्टि भी आ रही है, तो वो भी एक चीज है ना। फिर राशि की बात करें तो मंगल उच्च का है। ग्रह के साथ बात करें तो वो एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है, जो कुंडली का कारक भी है, ठीक है। और कोई पापी ग्रह मंगल को देखता भी नहीं है, मतलब किसी पापी ग्रह का कह लीजिए कि प्रभाव नहीं। हाँ, मंगल थोड़ा दिग्बली नहीं है, वो एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन ना कोई शुभ कर्तरी बनी, ना कोई पाप कर्तरी बन रही है। मंगल यहाँ पे कह लीजिए कि
कमजोर नहीं है, बलवान है, उच्च का बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, लगन को देख रहा है, तो लगन को सपोर्ट भी कर पा रहा है, तो ये कह लीजिए कि अच्छा है। और ये भी ध्यान दीजिए कि मंगल ना सिर्फ लगन को देख रहा है बल्कि लग्नेश सूर्य को भी देख रहा है, तो वो भी मतलब कह लीजिए कि एक तरीके से भाग्येश का साथ व्यक्ति को ज्यादा मिल रहा है। फिर इसी तरीके से हम जो है लग्नेश के बल की बात करते हैं, तो लग्नेश आप देखिए कि कहाँ पर गया है, भाव के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कि, और इसमें ये हमने तो जांचा ही नहीं कि मंगल में आप देखिए कि स्वयं के भाव से नवम भाव से जो है मंगल दशम गया है। अगर आप यहाँ से उंगली रख करके गिनेंगे तो ये 10वें भाव में आ जाएगा। तो ये भी चलिए अच्छा है, मतलब हमने कहा था ना कि स्वयं के भाव के लिए कितना ग्रह सपोर्ट कर सकता है, यहाँ से तो मंगल खैर इसको देख भी रहा है, तो वो भी एक बात है ना। अब हम लग्नेश का बल देखते हैं, तो सूर्य जो है इस कुंडली में लग्नेश बनेगा। देखिए कि नवम भाव में गया है, भाव वाइज बहुत अच्छा हो गया। फिर उच्च का बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, ठीक है, उच्च का बैठा है, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, कि भाई लग्नेश उच्च का बैठा है। फिर किस ग्रह के साथ है, तो एक शुभ ग्रह के साथ है, मैंने बताया था कि शुभ ग्रह के साथ हो तो वो और अच्छा दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इस पे किस ग्रह की दृष्टि है, तो एक राहु की दृष्टि है, जो कि उतना अच्छा नहीं है, कि राहु पापी ग्रह है, लेकिन मंगल की भी दृष्टि है, मंगल भी पापी ग्रह है, ठीक है। दो पापी ग्रह का कह लीजिए कि लग्नेश पर प्रभाव भी आ रहा है, और एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है। अब इसमें एक चीज और है कि भाई चलिए पापी ग्रह का प्रभाव तो आ रहा है, लेकिन ये भाग्येश है मंगल, लेकिन स्टिल पापी ग्रह भी है, तो हम कहेंगे कि भाग्य जो है वो, जैसे अगर मान लीजिए गुरु जैसा ग्रह होता, भाग्य का स्वामी होकर के लग्नेश को देखता, तो हम कहेंगे ये चीजें बहुत ही स्मूथ रूप से आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, उतनी कोई विशेष कह लीजिए कि परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मंगल जैसा ग्रह भाग्येश होकर के देख रहा है, तो वो भाई स्ट्रगल से भाग्य उदय करवाएगा। बहुत ही चीजें ऐसा नहीं कि बस बैठे बिठाए मिल गई। और वैसे भी देखिए कि इसमें दसम भाव का स्वामी जो है वो भाग्य भाव में बैठा है, लेकिन सूर्य के साथ बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, मंगल से दृष्ट है, तो कहने का मतलब है कि दशम भाव भी जो है उस पे अग्नि तत्व का ज्यादा प्रभाव है, घर्षण दिखा रहा है कि भाई कर्म में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए मिल जाएगा सब कुछ। अब ये चार्ट सुन लीजिए, ये चार्ट जो है वो सचिन तेंदुलकर का चार्ट है, तो आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, मेहनत से अपने भाग्य को बढ़ाया, ठीक है, पसीना बहाया है, ऐसा नहीं कि बस बैठे बिठाए कि शुक्र इनका भाग्येश होकर के लगन को देख रहा था, ऐसा नहीं है। भाई मंगल है, मंगल अगर भाग्येश होकर के देखेगा तो वो स्ट्रगल कराएगा, क्योंकि वो पापी ग्रह है, ऐसा नहीं कि सब कुछ यूं ही बैठे बैठाए धरे धराए दे देगा। तो वो भी एक चीज है। तो इस तरीके से आप ग्रहों का बल देख सकते हैं। कुछ और बातें भी हैं जो मैं बता दूं कि देखिए कि एक दो पॉइंट और होता है कि स्तंभित ग्रह, अब ये क्या होता है, जैसे जब ग्रह मान लीजिए कि वक्री हो रहा होता है, वक्री का मतलब कि वो अपनी गति जो है मार्गी से पीछे आ रहा होता है, बदल रहा होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि ग्रह जो है वो रुक जाता है, या कह लीजिए कि वक्री से मार्गी हो रहा था तो रुक जाता है, तो उससे भी ग्रह के बल पे असर आता है थोड़ा सा, वो उसको स्टेशनरी प्लेनेट बोलते हैं। तो ये भी मतलब कि एक बार देख लेना चाहिए। संक्रांति, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह जब राशि बदल जाता है, जैसे सूर्य संक्रांति बोलते नहीं है, उस समय का जन्म अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे 16 तारीख 17 तारीख को अमूमन सूर्य राशि बदलता है, तो जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जा रहा होता है तो उस समय का जन्म अच्छा नहीं होता है। या सूर्य छोड़िए, कोई भी ग्रह एक राशि से जब दूसरे राशि में जा रहा होता है, 0 डिग्री का हो या 29 डिग्री 30 डिग्री का हो, जब आपका जन्म हो उसी दिन उसने राशि बदली हो, तो ये संक्रांति का जन्म होता है, ये भी ग्रह के बल को कमजोर करता है। और एक बात की वर कुंडली में ग्रह की राशि कि भाई हमने यहाँ पर वर कुंडलियों की बात नहीं की है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर कुंडलियों में अधिकतर ग्रह यदि शुभ ग्रह की राशि में जाता है तो वो ग्रह बलवान होता है, अच्छा माना जाता है, शुभ ग्रह या मित्र ग्रह की राशि में जाता है। वहीं अगर मान लीजिए कि वो शत्रु ग्रह की राशि में जाता है ग्रह, तो वो कमजोर माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको समझानी है, और इस पे कभी हम वीडियो भी बना देंगे कि देखिए, बल बनाम संबंध की स्ट्रेंथ वर्सेस रिलेशन क्या आवश्यक है, ग्रह का बलवान होना आवश्यक है कि संबंध होना आवश्यक है? तो इसको समझिए कि देखिए मैंने लिखा है, ग्रह का बलवान होना जरूरी तो है, मगर ग्रह का संबंध बनाना बलवान होने से ज्यादा जरूरी है। अब ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप उदाहरण कुंडली से समझिए। जैसे दो उदाहरण है इसमें, देखिए कि मैंने लगाया है। पहला उदाहरण है कि इस कुंडली में मान लेते हैं कि जो भाग्येश शनि है, ठीक है, इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी शनि बनेगा, वो आकर के लगन में यहाँ पर आकर के बैठा है। एक स्थिति सॉरी, मैंने लगन की बात कर ली, वो आकर के जो भाग्य का स्वामी है वो आकर के उच्च का होकर के यहाँ पर बैठा है आपका, ठीक है।
ये आकर के यहाँ पर शनि जो है आपका छठे भाव में बैठा है, उच्च का हो गया, भाग्य का स्वामी। और दूसरी कुंडली इसमें भाग्य का स्वामी शुक्र बनेगा, वो आकर के मान लेते हैं कि वो आकर के नीच का होकर के यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब इसमें क्या ज्यादा जरूरी है, बल ज्यादा जरूरी है कि संबंध, ये मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो देखिए, पहले केस में क्या हुआ कि भाई भाग्य का जो स्वामी है शनि, वो बलवान तो बहुत है, वो उच्च का होकर के बैठा है, लेकिन अगर ये उच्च का होकर के बैठा है तो आप इस पे गौर कीजिए कि ये किन किन चीजों से संबंध बनाएगा। तो ये शनि जो है वो यहाँ पर दृष्टि डालेगा 8वें भाव पे, 12वें पे दृष्टि डालेगा, और आपका अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव पर दृष्टि डालेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कारक ग्रह जो कि उच्च का हो गया, बहुत बलवान था, लेकिन ऐसे भाव पे प्रभाव बना रहा है जो कि उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। भाई मेरा कारक ग्रह भाई मुझे सपोर्ट करे ना, वो कहाँ देख रहा है, कहाँ बैठा है, लेकिन जो दूसरी कुंडली में हुआ कि शुक्र चलिए नीच का हो गया, ठीक है, लेकिन वो मेरे लगन में आकर के बैठा है, जितना भी हो चलिए नीच का है, लेकिन स्टिल मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे दे पा रहा है। और शुक्र यहाँ से अपनी शारीरिक दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेगा। कहने का मतलब है कि पहले केस में क्या होगा, इस केस में नौ भाव से पिता को भी देखते हैं, तो पिताजी अपने समय में बहुत बलवान रहे होंगे, बहुत मजबूत रहे होंगे, लेकिन वो मुझे नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं या मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब उनकी स्थिति चलो ठीक है कि बेटर दिखती है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं देख रहे हैं। दूसरी स्थिति में दिखता है कि भाई पिताजी या जो नवम भाव का स्वामी है वो नीच का हुआ, वो उतना बली नहीं दिखते हैं, लेकिन स्टिल उनके पास जो भी है, जितना भी भाग्य में है, वो मुझे मिल रहा है, मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि क्या ज्यादा अच्छा है, कि मेरे पिता बहुत बलवान थे, बहुत मजबूत आदमी थे, लेकिन उन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, और दूसरी स्थिति में मेरे पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन जितना भी उनके पास था वो मुझे दे रहे थे, या मेरा केयर किया उन्होंने, मेरा सपोर्ट किया। तो अब आप खुद सोचिए कि इन दोनों स्थितियों में से क्या अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि ग्रह का बलवान होने से ज्यादा जरूरी है ग्रह का संबंध बनाना, ठीक है, कि भाई जो ग्रह अगर कमजोर भी है तब भी अगर वो मेरे लगन से अच्छे भाव का स्वामी होकर के अगर वो मेरे लगन से संबंध बनाए, या मान लीजिए कुंडली के अच्छे भाव से संबंध बनाए, जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में शुक्र जो है वो यहाँ पर बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, 11वें को देखे, तो ये अच्छा है। अब ना कि शुक्र आकर के यहाँ पे छठे में बैठ जाए और वो यहाँ पर 12वें को देखे, तो ये उतना अच्छा नहीं है। छठे 8वें 12वें भाव में जाना कि भाई हमको कौन से ग्रह चाहिए कि वो जो हमसे संबंध ना बनाए, तो हमको चाहिए कि भाई मेरा जो 12वें का स्वामी है, 8वें का स्वामी है, वो हमसे कहीं दूर बैठा रहे, हमारे लगन में आकर के ना बैठे, जितना कमजोर हो सके वो अच्छा है। तो पहली प्रायोरिटी जो है वो आपको संबंध को देनी है, ठीक है, कि और ये सिर्फ ना सिर्फ लगन के लिए बल्कि लग्नेश के लिए भी है, कि भाई अगर भाग्येश है या फिर पंचमेश है, वो अगर लगन लगने से संबंध भी बना रहे हैं, चाहे कमजोर भी हैं, तो भी वो कह लीजिए कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। और वही मान लीजिए कि भाग्येश है, बहुत बलवान है, उच्च का बैठा है, ठीक है, लेकिन ना तो उसका कोई प्रभाव लगन पे है, या धनेश है, ना तो उसका कोई प्रभाव लगन पे है, ना लग्नेश पे है, तो वो अपना होंगे, बली बलवान पिताजी अपना होंगे या पैसे होंगे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर, जैसे कई बार होता नहीं है कि जीवन भर पैसे हाथ में रहे लेकिन वो मेरे नहीं हुए। अब कैसा, ऐसे कैसा हो सकता है? तो भाई व्यक्ति बैंक में काम करता था, जीवन भर उसने पैसे हाथ में देखे लिए, लेकिन वो उसके पैसे नहीं थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बली होने से ज्यादा जरूरी है कि अच्छे ग्रहों का, कुंडली के कारक ग्रहों का आपसे संबंध बने, लगन लगने से संबंध बने, और अकारक ग्रहों का लगन लगने से, अच्छे भाव से संबंध ना बने। तो ये था। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी डाउट है जो मैंने आज आपको बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।